नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अस्पताल में सीटी स्कैन और एक्सरे मशीनें पिछले 1 महीने से खराब पड़ी हैं। मरीजों को महंगे दामों पर बाहर जाकर ये जांच करानी पड़ रही है। बता दें कि मरीजों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। अस्पताल प्रशासन आंखें बंद किए बैठा है। अस्पताल के वार्डों में मरीज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बस्तर के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन अस्पतालों की ये हालत क्यों है? क्या अस्पताल प्रशासन जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहा है या फिर ये सब सरकार की नाकामी है? निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उनको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो होगी नहीं। वहां पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफी संख्या में होंगे। उनको अदला बदली करने का काम तो बराबर करते रहते हैं ये लोग। जो सफाई जो कंपनी है, जो गार्ड नियुक्त करने वाली जो कंपनी है, उन्हीं गार्डों से पैसा लेके नए गार्ड लगाने का जो काम करती है, तो ये करने में तो अव्वल नंबर है। किंतु साफ सफाई पर हॉस्पिटल प्रबंधन ध्यान ना देना ये दुर्भाग्यजनक है। और डिमरापाल हॉस्पिटल में जो भी मरीज पैदा माने वहां पर एडमिट होता है, तो उसकी देख रेख जो ना ठीक ढंग से हो नहीं पाती। अंततोगत्वा उसको जो है ये बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है, या फिर उसको जो है ना काफी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। अंततोगत्वा उसको जो है बहुत माने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि आयुष्मान कार्ड है, उसके बावजूद डॉक्टर लोग जो है उसको बाहर रेफर कर देते हैं। तो गरीब मजदूर, यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से आदिवासी ही मरीज आते हैं और उनका इलाज जो है ना ठीक ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए असमय उनका जो है ना निधन हो जाता है। इसमें जो है ना प्रदेश सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आशा है स्वास्थ्य मंत्री इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इन सब जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, किंतु स्थानीय जो प्रशासन है उसकी अनदेखी के कारण इस प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आशा है सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसका निराकरण करेगी। कल उनसे बातचीत हुआ है डॉक्टरों से, और कल जो राजनांदगांव के डॉक्टर जो इस्तीफा देने का प्रस्ताव भेजे थे, उन्होंने उसको वापस लिया है और उनसे बातचीत करके बीच का रास्ता कुछ निकाल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल भी हमारे चल जाए, प्रभावित ना हो। और वो भी जो एनपीए हैं, जो अलाउंस नहीं लेते हैं प्रैक्टिस का, ऐसे डॉक्टरों को जो है एक गाइडलाइन हम तय करने वाले हैं ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। वो कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे निजी मेडिकल कॉलेज, निजी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस अलाउंस जो उसका भत्ता नहीं लेते हैं प्रैक्टिस का, ऐसे डॉक्टर एनपीए जो हैं वो अपने क्लिनिक में और उसमें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, परंतु प्राइवेट दूसरे संस्थाओं में जो प्रैक्टिस है उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो लोगों को पेमेंट देने को उनके पास पैसा नहीं था। हम तो दिलेरी के साथ प्रदेश के किसानों को 3100 रुपए का एक एक दाना का हमने कीमत दिया है। हम 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को टाइम पर जो है उनको हम जो है 1000 प्रति महीना दे देते हैं। हम 2 साल किसानों का बोनस दे दिए। 18 लाख जो हमारे प्रदेश के लोगों का हमने मकान दे दिया। नल जल के लिए हमने पैसा जारी कर दिया। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दीपक बैद जी भूल गए हैं कि सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार में किसी प्रकार की कोई फंड की कमी नहीं है। भाई उनको ये कांग्रेस जैसा नहीं होता कि किसके बोलने पर होता है। यहाँ सरकार जो है लोकतंत्र में पूरी शक्तियां जो हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि को है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, पूरे कैबिनेट के लोग हैं, सरकार ये लोग चला रहे हैं। अब इनको हम बताने थोड़े जाएंगे कि सरकार किस प्रकार की चल रही है। सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहा है।
और हर विभाग के मंत्रियों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने विभाग में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को काम करने के लिए उत्साहित किया है, दिशा निर्देश दिया है और हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करते हैं। पिछले बार भी धान खरीदी चुनाव के बाद चालू हुआ था। जरूर शुरुआत में 1 तारीख से घोषणा हुई थी, लेकिन आप जब डाटा उठाकर देखेंगे तो 1 से 15 तक नहीं के बराबर धान आई थी। फिर 15 से 30 तक भी धान की खरीदी कम ही हुई थी। ऐसे में पिछले समय से हम 14 तारीख से पूरी ताकत से खरीदने जा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम विचार करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान के एक दाना धान खरीदेंगे। अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे और इस चीज को क्यों भूलते हैं, जब उनकी सरकार थी तो 1,10,110 लाख मैट्रिक टन से। उधर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां अपना पक्ष रख रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर काफी हमलावर है। तो वहीं श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हाल ही में आपराधिक मामलों को लेकर आपराधिक प्रगति वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके पास कोई मुद्दा न होने की वजह से बयान दे रहे हैं। साथ ही दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि 40 सालों से वह भाजपा का जो है काम गढ़ रहा है और आने वाला चुनाव एक बार भाजपा की झोली में आ रहा है। साथ ही हाल ही में हुए एनकाउंटर के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। एनकाउंटर करना कोई सही प्रक्रिया नहीं है, मगर यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति मामला का जो कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पहले माफिया और गुंडों का राज था, आज वहां से गुंडे भागकर दूसरे राज्यों में अपना बसेरा जमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ के किसी भी प्रकार के तत्व को जो प्रदेश को अशांत करे, यहाँ की शांति को भंग करे, ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहले भी सब मिलकर काफी प्रचार कर चुके हैं विधानसभा में, लोकसभा में, आपने इनका परिणाम देखा है। यहाँ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की हमारी जीत वहां सुनिश्चित है। 40 साल से हमारा भाजपा का वहां 8 बार से विधायक है, 9वां बार भी विधायक बने। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के नेता एक्चुअल में विचलित हो चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बताएं क्या, बोलें क्या। एक और तो कांग्रेस बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, स्थिति खराब है, प्रदेश में कानून का जो राज है उसका दबाव नहीं है। दूसरी ओर वही कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है कि लोगों को संरक्षण नहीं है। तो कल की जो बलौदा बाजार की घटना है, वहां का मैं प्रभारी मंत्री हूं, पूरे घटनाक्रम पर मैंने जानकारी ली है। वहां पे चूंकि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो पुलिस का अधिकार है, करना चाहिए। कोई गलत काम करता है, कोई अवैधानिक काम करता है, पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। परंतु किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, कानून के रक्षक को भी, कि किसी का मार के हाथ पांव तोड़ दें। और कल प्रथम दृष्टिया में यही बात आई कि वहां के टीआई और 2 कांस्टेबल मिलकर एक व्यक्ति को इतना मारे कि उसका हाथ पांव टूट गया। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर टीआई और 2 आरक्षक को सस्पेंड करके जांच कर रहे हैं। कोई उनके ऊपर दोष अधिरोपित नहीं किया है। अभी जांच के लिए जो
एसडीओपी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किए हैं और जैसे ही उसमें जांच होगी तो ये तय हो जाएगा कि वो उधर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अब प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। साथ ही काफी तीखी बयानबाजी बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज पीसी की और आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा दीपक बैज ने अपनी पीसी में। अपने दिखा के जाए अब वो तो ठीक नहीं। इस तरह के मामलों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अब नियम कायदे के हिसाब से परमिशन उनको देना चाहिए और शर्तों के आधार पर परमिशन देना चाहिए, लेकिन किसी को अपनी अभिव्यक्ति के लिए आप रोकना मैं समझता हूं उचित नहीं है। संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। सरकार अपने नियम शर्तों के आधार पर अनुमति दे दे, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह का वातावरण बिगाड़ने का काम सरकार जानबूझकर कर रही है ताकि बलौदा बाजार जल गया, कवर्धा जल रहा है, सूरजपुर जल रहा है, बलरामपुर जल रहा है, मुख्यमंत्री का गृह जिला जसपुर जल रहा है। अब शायद बस्तर को भी आसान करने पे सरकार लगी हुई है। जबरदस्त रिएक्शन है। कल भी हमारी बैठकें हुई। आज तमाम हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा पूर्व डिप्टी सीएम और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन महत जी, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता जबरदस्त प्रचार कर रहा है। और निश्चित रूप से और हमारे अपने वरिष्ठ नेता मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक दीपावली मना रहे। अच्छा है कि दीपावली मनाते रहे और इस समय चाहे कुछ भी हो जाए 13 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। ये जनता के बीच में बट रहा है, एक एक घरों में बट रहा है, युवाओं में बट रहा है। आप सोच लीजिए, जनता पार्टी इतनी डली हुई है कि सरकारी बीएलए से अपने पर्ची बंटवा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। एक एक साड़ी, फिर उसके बाद 500-500 रुपए साड़ी के साथ पैर पट्टी बट रहा है, कंबल बट रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे हार के डर से अपना रहा है पूरी तरह से। पैसा तो पानी की तरह बह रहा है और दारू का पूरा नदियां बहा दी है दक्षिण विधानसभा में। मतलब इस उपचुनाव के चलते दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे नियमों को ताक में रखकर काम कर रहे और फिर भी कुछ नहीं होगा। इस समय दक्षिण के मतदाताओं ने पैसा नोट उनका, वोट कांग्रेस को, ये उन्होंने तय कर लिया। दक्षिण के मतदाताओं के बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उन्होंने ठान लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि दक्षिण के मतदाताओं को जुआरी बनाना है। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा में जबरदस्त बड़े भैया और छोटे भैया को जवाब देने के लिए इस समय दक्षिण के मतदाता तैयार है। इसके अंदर क्या है वो भी बता देता हूं मैं, एक बार पढ़ लीजिए, सुन लेते। मतलब प्रदेश में लगातार अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है। गली गली शराब बिक रही है और सूखे नशे की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी प्रचार सामग्री के रूप में जुआ मिलने के लिए अब ताश भी बांट रहे। मतलब ये अवैध सट्टा का कारोबार भी चलाने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और मतलब युवाओं को अब सटोरियो बनाने, मतलब चुनाव के लाभ के लिए युवाओं को ये बांटकर जुआरी बनाने का वही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और मोहन भैया बहुत ज्यादा शायद अहंकार में है, लेकिन ये उनको पता होना चाहिए उनके पास भी खुद के पास एक ही वोट है, एक ही वोट डालेंगे वो।
उधर रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है और 13 नवंबर को होने हैं और विधानसभा चुनाव के, जिसकी वजह से लगातार पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के सभापति प्रमोद दुबे ने पीसी की, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पीसी में। बखूबी किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, लोगों की, भूपेश बघेल जी ने केवल 2 पीड़ा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए उन्होंने पूरा आत्मानंद स्कूल खोल दिया और स्वास्थ्य के लिए हमारा अस्पताल खोल दिया। ये 2 ही तो जीवन में बड़े खर्चे होते हैं क्या? ये दोनों से अगर आदमी को निजात मिल गया तो आपके जीवन में 90% आपकी राशि जो है, इसी में जो खर्च होती है, उसको बचाने का काम कौन सी सरकार ने की है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। और खुले खुला स्कूल को जांच कर रहे हो, अरे उसी का सीट बढ़ा देते, जहां 1100 है उसको 1500 कर देते, तब हम आपको मानते भाई कि कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो। हमारा अस्पताल है, आप डॉक्टर जो 64 डॉक्टर थे उसमें से भी 30 डॉक्टर बचे। जो भूपेश बघेल जी ने जो अस्पताल खोल, ये हकीकत तो भी जानते ही नहीं है इनके नेता लोग। आयुष्मान कार्ड चिल्ला रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी इलाज हो रहा है। 2000 करोड़ रुपया डॉक्टरों का बाकी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, एक भी जन आयुष्मान कार्ड लेकर के अस्पताल में चले जाओ और आपका इलाज हो जाएगा, तो आप जो बोलोगे मैं करने के तैयार हूं। 2000 करोड़ रुपया डॉक्टर का बाकी है। अभी पेपर में पढ़ रहे डॉक्टर लोग रेजिग्नेशन देने की याद है। कौन सब सरकार चला रहे हैं, किसकी सरकार चला रहे हैं, मजा मजा में सब हवा छाप बात करने वाले लोग हैं। जो जमीन है वो चारागाह की जमीन है, वो चारागाह की जमीन थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी के समय से वहां जो लोग बोते हैं, वो लोगों ने फिर से निवेदन किया था कि इसमें हम बोते आए हैं। उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इनको बोने के लिए अनुमति वापस दे दी गई थी। फिर अभी एक नया चीज सुनने में आया कि वो जमीन को किसी ने किसी के माध्यम से बेच दिया। अब वो तो चारागाह की जमीन बिकी कैसे, ये शोध का विषय था। उस समय जब हमारी सरकार थी, उन्होंने जांच करने का आदेश जारी किया, जांच भी शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई, उसके 1 साल तक के ये जांच, अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट नहीं दे पाई। अब वहां किसने जमीन बेची, हम लोग खुद ही जांच की मांग कर रहे थे भाई। उस समय वहां के जो पार्षद हैं सत्ताम सिंह पनाह, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस में वो लोग पूरे मोहल्ले के लोग गए थे, हम लोग खुद जन दर्शन में गए थे कलेक्टर के पास। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो कोई भी एक आध जांच आप बता दो जी, वो जांच वो लोग कोई किए हैं क्या? एनआईए की जांच से शुरू करो आप। किस दृष्टिकोण से कहा है वो? मुंह से बस, कोई तथ्यात्मक प्रमाण है क्या उनके पास? मैं आज की डेट में बोल दूं, वो सारी जमीन सुनील सोनी जी ने अपने भतीजे के नाम से ली है। ये कोई बात होती है क्या? हवा में बात नहीं करनी चाहिए भाई। उनके पास कोई प्रमाण है तो सामने में लाए ना। ये तो आरोप हो गया कि अभी आप देख रहे हो हर चीज का तो आरोप वो क्या। अब आप बताओ, सचिदानंद उपाध्याय का भाई उसको आके पीट रहा है, बोल रहा कांग्रेस वाले मारवा दिए। उसका सगा भाई है भाई, उसके जमीन को, मकान में सामान को अपना रख दिया। उसका बड़ा भाई बहुत बड़ा पत्रकार है, वो आके अपने भाई को पीट रहा है। और हद हो गई भाई, सचिदानंद उपाध्याय जी कहते कांग्रेस की इशारे में मार रहा है। सगा भाई उसी मार पेट से जन्मे दोनों भाई। काम क्या है? खाली शादी ब्याह में जाना, तेरी बच्ची जाना, एक ही काम है क्या विधायक का? उसको भी जनता ने वोट दिया ना, कुछ तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। उसके कर्तव्य कुछ तो होंगे ना। सांसद लगातार, रायपुर के सांसद लगातार भाजपा के बन रहे हैं, लगातार विधायक भाजपा के बन रहे हैं। हर काम को पार्षद के भरोसे में छोड़ना चाहते हैं। स्ट्रीट लाइट बंद तो पार्षद, रोड बनाएगा तो पार्षद, तो तुम क्या लड्डू खाओगे भाई? तुमको भी तो जनता ने वोट दे दिया क्या? आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ही नहीं रहे हो।
वो तो करना चाहिए ना। खाली चुनाव के चुनाव आ जाते हैं हाथ हिलाते, उसको अलग से वाइफरकेट तो नहीं किए हैं। लेकिन मैं अपनी कार्यकाल की उपलब्धि आपको दक्षिण विधानसभा में बस स्टैंड बता दिया, आपको भाटा गांव में है, नरैया तालाब में बता दिया आपको, कटोरा तालाब तो आपको भी मालूम होगा। उस तालाब को इनके तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह साहब आए थे तो पूछे मेरे से यहाँ तालाब भी था, मैंने बोला नहीं यहाँ तालाब ही था। कितना बदतर हो गया था, आज तो आपको तालाब दिख रहा है ना, उस समय कितने तालाब फटे ये भी मेरे से पूछ लेना कि उनके द्वारा किए गए काम क्या क्या है। मैंने तो आपको गिना दिया कि पेंशन बाड़ा से लेकर के शैलेंद्र नगर में जितने उद्यान हैं जिसको रायपुर विकास प्राधिकरण। उधर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गुजरने वाले स्टेट हाईवे में कोरबा जिले के पाली थाना की पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी ग्राम मेडका के पास पलट जाने से एक सब इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जानकारी मिलते ही जो है मौके पर पहुंचकर गाड़ी में सवार सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर हादसे की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक सब इंस्पेक्टर का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कानपुर से वापस पाली थाना के लिए जा रहे थे। जैसे मेडका के पास पहुंचे थे वैसे इनका गाड़ी अचानक पलटी हो गया, जिससे मौके पर ही एक एएसआई का मौके पर ही मृत्यु हो गया है और एक आरक्षक घायल हुए हैं। घायलों की क्या कंडीशन है? घायल अभी ठीक ठाक है, इलाज जारी है उसका। आरोपी को लेकर के आ रहे थे तो आरोपी के साथ? आरोपी को नहीं, आरोपी पता तलाश में गए थे, आरोपी नहीं मिला तो वापस थाना अब जा रहे थे लोग। कहाँ की पुलिस थी सर? ये पाली थाना कोरबा जिला के पुलिस थे। उधर रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का शुभारंभ हुआ एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव समेत जो है दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। महासचिव श्री एस के निर्मल जी, महानिदेशक श्री डी सारंगी जी, सचिव लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, आईआरसी के हमारे सभी भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे आईआरसी के मंच में विराजमान पदाधिकारीगण, अभियंतागण, अधिकारीगण और इस अधिवेशन में जुड़े तकनीकी से सभी सज्जनवृंद और मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी बहुत व्यस्तम समय में से समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और देश विदेश से पधारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित संस्थानों के सम्मानीय प्रतिनिधियों का भी मैं फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।